अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट 2019-20 पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के कारोबारी तबके को अभी तक हजम नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान के मईशतदान, इकोनॉमिस्ट और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी हम देख रहे हैं कि इस बजट में जिसे हुकूमत जो है वो क्लेम कर रही है कि रियासत मदीना के पिलर्स के ऊपर इस बजट को खड़ा करने की कोशिश की है, एक फाउंडेशन जो है वो डालने की कोशिश की है कि रियासत मदीना में जो एक फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर इस बजट के खदोखाल को मनाया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक आम तासुर जनरल परसेप्शन ये है कि ये बजट जो है IMF का बजट है और इसके बाद पोस्ट बजट भी हम देख रहे हैं जो सूरत हाल, जो प्री बजट आप समझ लें कि जो प्री रिक्विजिट्स थे डॉलर रुपी पैरिटी के हवाले से, एक्सचेंज रेट के हवाले से डॉलर जिस तरीके से बेलगाम हुआ और पोस्ट बजट भी ये सिलसिला जारी है। आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमने देखा कि इंटरबैंक डॉलर जो है 156 क्रॉस कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 157 रुपए का है। पाकिस्तान में इस वक्त अमरीकी डॉलर ने जो तबाही मचाई हुई और इसके नतीजे में मईशत कहां जा रही है और कहां क्या हो रहा है, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शकील उर रहमान साहब, मेंबर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की GST एंड SRB सब कमेटी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इकॉनमी के ऊपर स्पेशली जो स्पेशलाइजेशन है इनकी वो टैक्सेशन के हवाले से है। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बजट, सबसे पहले तो ये एक जनरल कमेंट आपका, इससे खतरनाक बजट, इससे सख्त बजट इससे पहले कभी आपने देखा? मेरा ये ख्याल है कि कारोबारी ज़िंदगी के जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है अपनी, पिछले 20 साल में तो मैंने कभी इससे ज़्यादा ख़तरनाक बजट नहीं देखा। यानी अनफॉर्चुनेटली आम लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कारोबारी तबके के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इसमें जब बजट को उठा के देखते हैं और पीछे एनालाइज करते हैं तो खराबियाँ ही खराबियाँ नज़र आ रही हैं। हार्डली मैं कहूँगा 10% डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन 85 to 90% खराबियों से मतलब सख्त कहेंगे या रिफॉर्म्स के हवाले से बात करेंगे? क्योंकि एक तो चीज़ होती है जो नाअहलियत या खराबी जिसे आप कह रहे हैं, दूसरी चीज़ ये कि अहलियत है, इंतहाई सख्त मेजर्स हैं, लेकिन आगे चल के ये परफॉर्म करेंगे, इस्लाहाती अमल है। इन दोनों में ज़रा तफरीक कीजिएगा। बहुत फ़र्क है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ खराबियों के हवाले से। मिसाल के तौर पर हम पहली चीज़ ये कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगा और यहाँ पे जो हमारे कारोबारी तबका है वो इन्वेस्टमेंट भी लाएगा और ख़ुद भी करेगा और बाहर से भी आएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मिसाल, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इससे पहले क्या था कि इम्पोर्टेड आइटम जो आते थे, इम्पोर्टेड आइटम को वो ला के होल सेल में बेच देते थे और उस पर जो सेल्स टैक्स है वो एक ख़ास ले लिया जाता था इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर। अब उन्होंने ये कहा है कि वो जितने भी इम्पोर्टेड आइटम है जिसमें एडिबल ऑयल भी है, जिसमें घी भी है, सारी चीज़ें हैं, जब वो यहाँ आएगा तो आने के बाद उसके ऊपर रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा और रिटेल प्राइस इम्पोज्ड होगी सप्लायर की तरफ से। तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए जो डॉलर की उड़ान है और डॉलर जिस तरह जा रहा है, जैसा कि आपने बताया 157, आपको मैं बताऊं 3 बजे तक ये 160 पहुंच गया था। 160 ओपन 160 ओपन नहीं ना, इंटरबैंक में मुख्तलिफ बैंकों ने कोट किया 159 और 160। अब उसके बाद दोबारा ही नीचे आया 156.50 पे आ गया, अभी आया क्लोजिंग के वक्त। लेकिन ये सूरत हाल थी। अच्छा, अब अगर एक इम्पोर्टर वहां से माल मंगाता है, बुक कराता है, तो वो क्या रिटेल लगवाएगा उसके ऊपर, इम्बोस क्या कराएगा? जितने कंटेनर्स हमारे पास आते हैं, जो कंसाइनमेंट का हमारा हुजम होता है, वो जाहिर सी बात इतनी बड़ी हमारी मार्केट नहीं है। अब वो जो सप्लायर है वो उसको इम्बोस करने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, स्टिकर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चलें उसके ऊपर भी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इंपोर्ट्स आपकी इतनी महंगी हो जाएंगी कि आप लामहला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूंगा, लेकिन उससे पहले असद रिजवी इस वक्त साथ मौजूद हैं, CEO सिमका। रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या आज एक आग मची हुई है इंटरबैंक और ओपन मार्केट में? इस वक्त कहा यह जा रहा है, ओपन मार्केट की तरफ बात करें तो मलिक बोस्तान बोलते हैं कि जनाब इंटरबैंक को संभालें, स्टेट बैंक अगर इंटरबैंक को संभालेगा तो ओपन मार्केट में खुद ब खुद मार्केट जो है वो थम जाएगी या इस्तेहकाम हो जाएगी। इंटरबैंक में ऐसा क्या प्रॉब्लम आया हुआ है रिजवी साहब? क्या आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं या क्यों स्पेकुलेशन हो रही है? हो क्या रहा है? ये डॉलर बेलगाम क्यों हो रहा है? देखिए, असल में ये इसकी बात कंटिन्यूएशन है जो आपने इससे पहले जो आपकी जो एक इनफ्लो था बहुत हैवी किस्म का आपने देखा, जिसकी वजह से डॉलर जो था 147.90 पे स्टेट बैंक क्लोज हुआ था। ये ईद से पहले की बात थी, लेकिन ईद के बाद जो है हमेशा जो है बेसिकली इनफ्लो जो है वो ड्राई आउट हो जाता है।
तो वो ड्राई आउट के बाद सिलसिला ये है कि आप इमीडिएट जो खुले हैं तो आपके पास अब डॉलर की इनफ्लो जो है वो डेफिनेटली मिडल ईस्ट से वो चूंकि आधी आती है तो उसमें कमी आ गई है, और इसका इम्पैक्ट जो है आपको आगे चल के रेमिटेंसेस में भी पड़ेगा जून के महीने का जो है। अब ये एक वजह थी जिसकी वजह से जब से साथ साथ ये वाली जो आपकी छुट्टियां जो थी उसमें वो पाइलअप होता चला गया। आपने ये देखा कि पेमेंट जो है वो भी आपकी पाइलअप होती चली गई। अब डॉलर के देखिए ना सोर्स कोई है नहीं, एक्सपोर्ट जो है आपने ये देखा कि 10 साल में हमने 100% रुपया को डिवैल्यू, मतलब 58 से आज ये 100 रुपये यानी कि आपने कम कर दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक वो एक्सपोर्ट जो है आपकी बढ़ी नहीं, इसलिए नहीं बढ़ी कि आपकी पॉलिसी जो है फ्लॉट पॉलिसी आपकी 10 साल की चल रही है। अब देखते हैं कि ये आते हैं क्या कर ले, मतलब इसमें एक हम इतने बदअकल हैं कि हमें इतनी समझ नहीं है कि हमेशा ये कहते हैं कि IMF में जाएंगे ठीक हो जाएगा, और भाई कोई इसका तो जवाब दे, जो 20 दफा IMF में जा चुके हो तो कब ठीक हुआ ये, इसका तो कोई जवाब दे ना साथ साथ। और क्या एक्सपोर्ट में कौन से एरिया में आप क्या आपके पास क्या बेचेंगे आप, ये सब रियलिटी है। देखिए इसकी वजह से आपको प्रेशर आएगा। फिर बैंक जो है असल में होता ये है कि मैं आपको एक चीज समझाऊं, एक टोटल जो पाकिस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम है इसकी नेट ओपन पोजीशन लिमिट होती है, वो लिमिट जो पूरे बैंकों की है वो तकरीबन 900 से 950 मिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट है, NOP लिमिट कहलाती है। बैंक जो है वो देखिए हमेशा लॉन्ग रहता है। वो लिमिट के माने ये है, दुनिया में ये होता है कि अगर 900 मिलियन डॉलर की आपकी लिमिट है तो आप 900 मिलियन डॉलर तक लॉन्ग जा सकते हैं और 900 मिलियन डॉलर तक आप अच्छा, असद रिजवी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जानता है, उसका पता है, ईमानदार आदमी जिस तरीके के ऊपर ये सियासत करना चाहते हैं वो कामयाब होने की है नहीं और होनी भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए लेकिन मैं इस रवैये की शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ कि जब भी ये मौका आता है करते। अब आज अपोजिशन लीडर को चाहिए था कि वो बजट पर बहस करते, और हमारा जो मुतालबा था वो बड़ा मामूली था। हम ये कह रहे थे कि आपने जो परसों रवैया अख्तियार किया, जिस तरीके से इन्होंने कागज़ फाड़ कर वज़ीर आज़म साहब के ऊपर फेंके, हम लोगों के ऊपर फेंके, हमाद अज़हर के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया, आप उस रवैये की माजरत करें और उसके बाद अपनी बजट तकरीर करें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को JUIF ने तकरीर करने से रोक दिया और उन्होंने उसके ऊपर एक मामला जो है वो खड़ा किया, जिससे मैं समझता हूँ कि आज अपोजिशन की तकसीम वाज़े हुई है। ये वाज़े हुआ है कि अपोजिशन एक इकट्ठी नहीं है, दूसरा ये कि इनके पास नैरेटिव नहीं है, और तीसरा ये कि इनकी दिलचस्पी कोई बजट वगैरह में नहीं है। लिहाजा आज इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब वापस तशरीफ़ लाएंगे। हमने जो पाकिस्तान में बजट जो है वो मंडे से इसके ऊपर अब दोबारा बहस मुकम्मल होनी है, और हमारी इंशाअल्लाह ख्वाहिश होगी कि जल्द अज जल्द ये बहस मुकम्मल हो, बजट पास हो, ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। जी रिजवी साहब आप अगर लाइन पे मौजूद हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली बैंकों की लिमिट जो ये होती है कोई 950 बिलियन के दोनों साइड बोथ वे लॉन्ग शॉर्ट जा सकते हैं। अब इसमें हमारे यहाँ चूंकि हिस्टोरिकली आप ये देखिए वन साइडेड होता है, यानी कि रुपया जो है वो हमेशा डेप्रिशिएट होता है, तो इसकी वजह से बैंक जो है वो शॉर्ट कोई नहीं जाता और वो जिनकी लिमिट जो है वो लॉन्ग रहती है। दूसरी बात ये है कि आपके जो हमारी जो बैंक हैं इनको अपने पास डॉलर वहाँ अपने अकाउंट में रखने पड़ते हैं, जो आपके ओवरसीज अकाउंट होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर ये इनके पास डॉलर नहीं होगा तो इसकी पेमेंट नहीं होगी, वो जाहिर सी बात है वहाँ डिफॉल्ट हो जाए, ऐसा ना हो पेमेंट ना हो। अच्छा रिजवी साहब एक शॉर्ट में एक चीज बता दीजिएगा, खाली ये जानना चाहूंगा कि क्या इस वक्त हम मैनेज फ्लोट में हैं या फ्री फ्लोट में हैं, मार्केट बेस के ऊपर हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि हम मार्केट बेस पे हैं, इसलिए मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रही हैं। एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है हमारा? देखिए ये लोगों को बहुत गलतफहमी है। एट प्रेजेंट स्टेटस आपका मैनेज फ्लोट है। फ्री फ्लोट जब तक आप IMF के साथ साइन नहीं कीजिएगा और डॉक्यूमेंट नहीं होगा उस वक्त तक आपके यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। फ्री फ्लोट में जो है बेसिकली वो क्लीन और प्योर फ्लोट कहलाता है, जिसकी वजह जिसे मार्केट फोर्सेज जो है बेसिकली प्राइस डिटरमाइन करती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ऐड करता चलूँ कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में जहाँ आपको क्या कहते हैं फ्री फ्लोट है, वहां भी ये होता है कि कोई ना कोई डिग्री ऑफ सपोर्ट सेंट्रल बैंक से आ जाती है। लेकिन आप चूंकि IMF के साथ जब आपके पाबंदी हो जाएगी और अगर आप कहीं फ्री फ्लोट में गए तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। एज ऑफ नाउ अगर आप देखिए तो आप मैनेज फ्लोट में दोनों चीज होती है, यानी कि उसको मैनेज भी किया जाता है और उसको इंटरवेंशन भी करता है। इंटरवेंशन। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ साथ साथ में बता दूं,
मतलब हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं सेंट्रल बैंक ने भाई सेंट्रल बैंक तो कभी डॉलर डंप ही नहीं करता है मार्केट में आके। उसका टेक्निकली जो लैंग्वेज है, मैं अब इतने बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर्स को देख रहा हूँ, सब आके बोल रहे हैं इतने 26 बिलियन का इंटरवेंशन इतने साल में होगा। डॉक्टर इशरत के जमाने से, और डॉक्टर इशरत ने ये कहा जब वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, इसको स्टेलाइजेशन कहते हैं भाई, इसको स्टेलाइजेशन कहते हैं। स्टेट बैंक जो है वो ये कहता है अगर किसी बैंक की पेमेंट है, वो ये कहता है कि भाई आप इसको मार्केट से दीजिए, उसके बाद जो आपका शॉर्टफॉल होगा हम आपको पैसे देंगे, उसके अगेंस्ट वो लिक्विडिटी जो शॉर्ट रुपए की है तो वो लिक्विडिटी देता, वो रुपए की देता। इसी वजह से आपका जो डेरिवेटिव्स का हेड है वो 7.9 बिलियन का हो गया है। असदुद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त आपने इस पे हमारी रहनुमाई की, थैंक यू वेरी मच। शकील साहब, सबसे पहले डॉलर के हवाले से जो बात करें, जो एक आम कॉन्सेप्ट इस वक्त ये बात चल रही थी कि आप इस वक्त जो है वो फ्री फ्लोट में चले गए और मार्केट फोर्सेज जो है वो डिटरमाइन कर रही हैं, स्टेट बैंक जो है इसको नहीं देख रहा, सेंट्रल बैंक नहीं देख रहा, तो एट प्रेजेंट स्टिल IMF से अभी हमारा मुआहिदा नहीं हुआ, अभी भी हम मैनेज फ्लोट के ऊपर ही हैं और मैनेज फ्लोट के ऊपर आप देख रहे हैं 155-57 का डॉलर। जी, असल डर यही तो है कि इस वक्त मैनेज फ्लोट पे जब ये 156, 157, 160 ले जाते हैं तो फ्री पे कहाँ जाएगा? फ्री पे कहाँ जाएगा? और फ्री पे और अभी पीछे क्या क्या बातें छुपी हुई हैं हमें नहीं मालूम। IMF से जो भी मुआहिदा हो रहा है या हुआ है उसमें चीज़ें अभी मंजर आम पे नहीं आई। जब वो मंजर आम पे आएंगी तब हकीकत मालूम होगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप देखिए हमारी पूरी इकॉनमी बेस ही इंपोर्ट पे करती है, इवन एक्सपोर्ट भी हमारी इंपोर्ट पे बेस करती है। हाँ जाहिर है कि रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं तो फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं। इवन आप रुई भी इंपोर्ट करते हैं, स्पिनर्स को रुई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, आप तमाम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, उसके पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। आप कॉटन के जमाने में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे हम? अब नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो खत्म हो गया, दौर खत्म, दौर खत्म हो चुका। अब इंपोर्ट यानी हमारी कॉटन पैदा होती है और जो 25%, 30% का जो गैप होता है वो इंपोर्ट करके पूरा करते हैं, तो वो डॉलर इंपैक्ट आ गया उसका। आप तमाम मशीनें उसी से इंपोर्ट करते हैं, वो डॉलर इंपैक्ट आ गया। पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो ये तो डॉलर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, आप ये देखें, इन्होंने ये कहा कि डॉलर को जब ये रिवैल्यू करेंगे, पाक रुपीस को डिवैल्यू करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हमने देखा एक्सपोर्ट वहीं रुकी हुई है ना, तो कुछ आप 105 से 155 के ऊपर आप आ गए, कुछ आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ। लेट से आप 115 ले लें, 115-20 हो गया था, 115-20 से 160 और आपकी एक्सपोर्ट वहीं रुकी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग में मिस्टेक थी, प्लानिंग ठीक नहीं थी। इनका जो ये ख्याल था कि डॉलर को रिवैल्यू करके, रुपीस को डिवैल्यू करके एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये, अच्छा, इसकी एक बिल्कुल बातें साथ में आ रही हैं कि हफीज शेख साहब जो ये कहते हैं, जिन्होंने आपके एक्सपोर्टर्स को ये जीरो रेट वाली जो आपका सेक्टर है उसको ये कहा कि पिछले 10 साल में आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जीरो हैं, आफ्टर बीइंग डिवैल्यूड आपकी एक्सपोर्ट जीरो है, लिहाजा उनको उनके ऊपर जो जीरो रेट रिजिम था उसको खत्म भी कर दिया। तो ये एक्नॉलेजमेंट वहां पे भी हुई। तो एक चीज आपने वो किया, इतना मैसिव डिवैल्यू किया, उसके असरात भी आपको नहीं मिले। जी देखिए, एक्सपोर्टर्स को जो जीरो रेट था, क्या फैक्टर था? दुनिया भर में जो एक्सपोर्टर होता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता, राइट? चार्ज करते हैं, उनको रिफंड मिल जाता है। दुनिया में एक निजाम बना हुआ है। नहीं, लेकिन आपके तो फ्लाइंग इनवॉइस हो रही थी ना, आपके यहाँ तो चार्ज कम कर रहे थे और ज्यादा दे रहे थे उनको। प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे हमारा अपना ड्रॉबैक है, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जब हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो उसकी सजा हम किसको देते हैं? जेन्युइन एक्सपोर्टर को। उनका तो कोई कसूर नहीं है। अब जो जेन्युइन एक्सपोर्टर है उसकी लिक्विडिटी, पूरा लिक्विडिटी क्रंच में आ जाता है, वो सेल्स टैक्स दे देता है। देने के बाद तकरीबन सब मिला के अगर आप देखें तो 34 to 40% का इंपैक्ट उसके कैश फ्लोज पे आता है, उसको रिफंड नहीं मिलता। इस वक्त भी 50 बिलियन का जो रिफंड है वो रुका हुआ है। अब हुआ क्या था, टोटल कितना क्वांटम होगा रिफंड्स का? 50 बिलियन है इस वक्त, आज की डेट में तकरीबन 50 बिलियन रिफंड। ज्यादा तो नहीं है ये तो, मगर पहले तो बहुत ज्यादा था, 250-300 बिलियन था। जी, वो अब इन्होंने क्या किया, बॉन्ड दे दिए ना। नहीं तो बॉन्ड भी तो आपको वही तो सर, वो 3 साल बाद 2 साल बाद जाके लेंगे, वही तो सिर्फ बुक्स में क्लियर हुए। एग्जैक्टली, वो जो बॉन्ड है 3 साल के लिए। अच्छा, बॉन्ड लेके क्या करेंगे? ले लिए तो क्या बॉन्ड इनकैश हो जाएंगे 3 साल बाद? हु कैन गारंटी? अच्छा, बहुत से लोग अगर फर्ज करें उस पर लोन लेंगे तो मार्कअप तो देना है ना। ठीक है, मार्कअप देना, एडिशनल कॉस्ट हो गई। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है, 50 में अब इन्होंने जब आखिर पहली गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, तो जाते जाते उन्होंने 2% सेल्स टैक्स लगा दिया था कि इसका रिफंड मिल जाएगा आपको। ठीक,
वो रिफंड वो है जो रुका हुआ था, अच्छा। जिसके अभी बॉन्ड जारी हुए। ठीक। अब इन्होंने क्या किया, 17% लगा दिया। ठीक। अब जरा तसव्वुर कीजिए 17% का इम्पैक्ट जब वो 5 जीरो रेटेड कंपनीज के ऊपर जाएगा, हाँ। और वो उसको अपने कैश फ्लोज में से निकालेंगे, हाँ। और वो पैसे उनको वापस नहीं मिलेंगे वक्त पे, तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज बंद होंगी। नहीं, लेकिन इससे पहले जो हुआ, आप देखें, आप जीरो रेट पे भी एक्सपोर्ट कर रहे थे ना? कर रहे थे। ओके, अब उस वक्त आपको देना नहीं पड़ता था, अब आपको देना पड़ेगा 17% जीएसटी, और बाद में आपको रिफंड वो अल्लाह करे मिलेंगे। मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। उससे पहले जब जीरो रेट रिजीम में ये जो रेंट सीकिंग मनी थी, ये जो पैसा आपका पार्क हो रहा था, रियल एस्टेट में जाके हो रहा था, और 2 करोड़ की आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर और लाखों रुपए कमा रहे थे, वो भी तो एवेन्यू था। ये भी तो इन्हीं ट्रेडर ने, एक्सपोर्टर्स ने किए थे ना काम, जिसको इन्होंने कर्व किया अभी। ये आप एक्सपोर्टर्स की क्यों डाल रहे हैं? एक्सपोर्टर जो जेन्युइन एक्सपोर्टर है उसने तो कभी ये नहीं किया। और वो ये थोड़ी करेगा कि अपने एक्सपोर्ट के पैसों में से निकाल के, जो उसकी बिजनेस का पैसा उसको निकाल के वो प्लॉट्स में डाल देगा। प्लॉट में लोगों ने डाले पैसे, कारोबारी लोगों ने बहुत डाले। जब आपके सारे एवेन्यूज खत्म हो जाते हैं तो प्लॉट में चला जाता है। अच्छा, प्लॉट में आपका ब्लैक का पैसा ही पार्क होता है। सिंपल सी बात है भाई, हम भी कारोबारी लोग हैं। सही। ब्लॉक का अच्छा, ये बात किया इनको नहीं मालूम गवर्नमेंट को कि एक 25 करोड़ का जो प्लॉट है उसकी रजिस्ट्री 1 करोड़ की होती है, क्या नहीं पता? उसके एवेन्यूज को बंद करें ना। हम तो ये नहीं तो कहते कर रहे हैं ना, वो एमपीआर वैल्यूज और उसकी अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जो हो रहा है, जितना हुआ है, हाँ। वो कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब ये है, मतलब चैम्बर बड़ा की- पोटेंशियल है फिर तो Exactly. बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल है। हाँ। हम ये कहते हैं, आप मुझे एक बताइए, बेनामी जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी होती हैं? बिजनेसमैन की होती हैं? नहीं, बिजनेसमैन की हार्डली 5% होती है। कोई भी बिजनेसमैन होगा वो ये जरूर करेगा कि 10 करोड़ के प्लॉट में 8 करोड़ रुपए उसका ब्लैक की मनी, टैक्स की बचत की मनी उसकी पार्क हो जाएगी। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन बेनामी ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, बेनामी और लोग लेते हैं, अच्छा। सब मिलके लेते हैं। ठीक, तो और लोगों को भी तो पकड़ा जाना चाहिए ना, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ना चाहिए। कोई होली काउ तो कोई भी नहीं है फिर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ होली काउ होती हैं और हर वक्त रहेंगी। चलें, अब अब एक ब्रेक की कॉल है, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाज़रीन, शकील रहमान साहब इस वक्त प्रोग्राम में मौला पाकिस्तान की इकॉनमी इस बजट के पर्सपेक्टिव में, और जो हमारी पैरेलल इकॉनमी है, किन किन लोगों की होती है, ये बेनामी किन लोगों की होती है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे।